नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और कहते हैं कि सियासत संभावनाओं का खेल है। वो संभावनाएं ही थी जिसने एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल को देश का पीएम बनवा दिया। वो संभावनाएं ही थी जिसने राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया। और एक बार फिर संभावनाएं तलाशी जा रही है। प्रचंड बहुमत के रथ पर सवार देश के पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी का विकल्प देने के लिए कोशिशें की जा रही है। और इसी कड़ी में आज सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम नीतीश पहले भी दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, विपक्षी एकता की बात कर चुके हैं और आज मुलाकात सोनिया गांधी से होगी। और इस मुलाकात में क्या बातचीत होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। और देखिए, साल 2024 का लोकसभा चुनाव अभी करीब 1.5 साल दूर है, लेकिन तैयारियां अभी से मुकम्मल और पुख्ता शुरू कर दी गई है। बीजेपी की ओर से भी और विपक्षी दलों की ओर से भी। सितंबर के पहले सप्ताह में सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए और उन्होंने दिल्ली में कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। उस मुलाकात में 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकता पर बातचीत की गई, जिसके बाद बीजेपी ने सीमांचल से चुनावी शंखनाद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में रैली कर लालू नीतीश पर जमकर हमला बोला। और उसके बाद अब आज लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। उनकी मुलाकात आज शाम 6 बजे होगी। और इससे पहले सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हरियाणा के फतेहाबाद में नेशनल लोकदल की रैली में भी शामिल होंगे और विपक्षी एकता को प्रदर्शित करेंगे। और आइए अब आपको समझाते हैं कि वर्तमान दौर में संभावनाओं की सियासत क्या कुछ है। देखिए, कल तक कांग्रेस अध्यक्ष का पद सुरक्षित था। गांधी परिवार के लिए यह पद सुरक्षित रखा गया था और अब गांधी परिवार ने इस पद को छोड़ दिया है। राहुल गांधी अब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेंगे, इस बात की पुख्ता चर्चा की जा रही है। और लंबे अरसे बाद कोई गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। और इसी तरह अगर गांधी परिवार पीएम पद की दावेदारी को छोड़ दे, सोनिया गांधी नीतीश कुमार का रास्ता साफ कर दें, तो नीतीश कुमार के लिए ये रास्ता बेहद आसान और साफ सुथरा हो जाएगा। अगर लालू प्रसाद सोनिया गांधी को इसके लिए मना ले तो साल 2025 से पहले ही तेजस्वी बिहार के सीएम बन जाएंगे और नीतीश की अगुवाई में मेन फ्रंट बन जाएगा। देश की बहुत सारी पार्टियां एक साथ और एकजुट आ जाएंगी और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती का सबब बन सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर की सियासत की हकीकत को भी समझना बेहद जरूरी और अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि आरजेडी के सीनियर नेता यानी कि शिवानंद तिवारी की अगर बात कर लें तो उन्होंने विपक्षी एकजुट को करने के लिए उन्होंने साफ साफ बयान दिया था कि मेढक को तोड़ने की कोशिश करने जैसा ही विपक्षी को एकजुट करना है। इतना आसान भी नहीं है। गांधी परिवार पीएम पद की दावेदारी क्यों छोड़ेगा और बिना पद परिवार की पार्टी पर पकड़ कैसे बनेगी, ये तमाम चर्चाएं लगातार की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चाएं पुरजोर है कि वो सिर्फ और सिर्फ साल 2024-25 के चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं और पीएम पद की दावेदारी लगातार उनकी पार्टी की तरफ से, महागठबंधन के नेताओं की तरफ से की जा रही है। और गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस कैसे टिक पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर गांधी परिवार दावेदारी नहीं छोड़ता है तो ममता, केसीआर और केजरीवाल उसे कैसे स्वीकार करेंगे। ममता, केसीआर और केजरीवाल के बिना मेन फ्रंट कैसे बनेगा। मेन फ्रंट में क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं का आखिर क्या कुछ होगा। क्या केजरीवाल अपनी महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ा पाएंगे और क्या ममता और केसीआर की महत्वाकांक्षा कम हो पाएगी। क्या शरद पवार के सियासी समीकरण में सब कुछ फिट बैठ पाएगा। इन सब सवालों के बीच आज लालू प्रसाद और नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और मुलाकात में क्या कुछ बात होगी ये तो मुलाकात के बाद ही चल पाएगा। लेकिन इन सब के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। वो इसलिए क्योंकि साल 2025 की पूरी पुख्ता तैयारी की जा रही है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार होंगे या नहीं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से मुलाकात होना है। इस मुलाकात का एकमात्र उद्देश्य है
कि देश में कैसे विपक्षी दलों को एक मंच पर ला करके मोदी सरकार को हटाया जाए। सोनिया गांधी भारत में विपक्ष की सर्वमान्य नेता हैं और बिहार में जो राजनीतिक प्रयोग हुआ, सभी गैर भाजपाई दल एक साथ आए, महागठबंधन बना और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। इस प्रयोग की आर्किटेक्ट और अभिभावक हैं बिहार के दो बड़े नेता, विपक्ष के दो बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी विपक्ष की सर्वमान्य नेता से मिलने जा रहे हैं। इन विषयों पे चर्चा होगी कि कैसे बिहार में जो प्रयोग हुआ उसे पूरे देश में लागू किया जा सके। इस तरह से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस देश की जनता प्रबुद्ध है, सब लोग जानते हैं कि मिसफायर पड़ाका हैं, घोटालेबाज लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। ये जेल जाने के डर से एकत्रित हो रहे हैं। हर एक चुनाव में ये मिढ़क एक साथ आते हैं। ये चुनावी बरसात का मौसम है। ये सब लोग फिर अपने अपने तालाबों में चले जाएंगे। इस सबसे कुछ होना जाना नहीं है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। इस बार उन्होंने कृषि रोडमैप पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कृषि रोडमैप को बेकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि रोडमैप के नाम पर 2.5 लाख करोड़ की राशि खर्च की गई, लेकिन किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने खर्च की जांच कराने की भी बात कह दी। तो मैंने जो मेरे पास आंकड़े आए वो थे चिंताजनक बात ये थी कि ये 11-12 में हमारा प्रोडक्शन जो खाद्यान्न का था पूरे बिहार में 1,77,00,000 टन था। और जब 21-22 का जब रिपोर्ट मेरे सामने मैंने देखा तो 1,76,00,000 टन था। मतलब 1 लाख टन पैदावार घटा। अब बहुत चिंता का विषय है कि इन 10 सालों में हमारे राज्य की आबादी भी 20-22% बढ़ी होगी। तो नई जो आबादी लोग आए, इनके लिए भोजन का हमने क्या प्रबंध किया। जो भी कृषि रोड मैप बनाते हैं इसी संदर्भों में बनाते हैं कि हमारी आवश्यकता कितनी है, वर्तमान में उत्पादन क्या है, आगे भविष्य में बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से हमको कितनी जरूरत है। और इधर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयानों से सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी को सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। कृषि रोड मैप केवल कृषि विभाग से जुड़ा हुआ नहीं। मैं नहीं जानता कि कौन क्या मंतव्य दे रहे हैं। वो विभिन्न विभागों से जुड़ा हुआ कृषि रोड मैप है जो बिहार के कृषि के क्षेत्र में उसने परिवर्तन का एहसास इस रूप में कराया कि चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, कृषि कर्मण पुरस्कार तो किसी पैरवी से नहीं मिला बिहार को। बेस्ट डेयरी का अवार्ड 2018 में अगर मिला पशुपालन के क्षेत्र में तो वह बिहार के पशुपालकों के कर्म से मिला है। उपलब्धियों की फेरहिस्त है। अब कौन क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता। नीतीश कुमार जी एक बेहद खूबसूरत महत्वाकांक्षा के साथ हमसे लगे हुए थे कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और राजद के सहयोग से बन जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार का अंतर्द्वंद अभी सरकार के बीच में और महागठबंधन के दलों के बीच में उभर कर आ रहा है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की जो राजनीति है उसे ना माया मिलेगी ना राम मिलेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको छपरा से बता दें, जहां बीती रात उत्पाद विभाग के बैरक पर शराब तस्कर के समर्थकों ने हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की है। दरअसल उत्पाद पुलिस ने नई बस्ती के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके समर्थन में लोग उत्पाद विभाग के बैरक में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान हंगामा करने वाले लोगों ने उत्पाद विभाग की गाड़ियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छपरा से, जहां उत्पाद विभाग के बैरक पर पथराव किया गया है। ये तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किस प्रकार से शराब तस्करों ने पुलिस की गाड़ी पर तोड़फोड़ की है, पथराव किया है। उसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की और ये शराब तस्कर आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। पुलिस की गाड़ियों पर ही पथराव करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई और गाड़ी को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बिहार में शराब बेचने वाले और पीने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और इसी क्रम में पुलिस ने कल विशेष अभियान चलाया था और लगभग 90 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन इसी क्रम में कुछ लोग उग्र हो गए और उन्होंने उत्पाद के बैरक में पहुंचकर पत्थरबाजी की है और देख सकते हैं कि इस पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। जो स्थानीय लोग थे उनको शिकार बनाया गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया है। लगभग आधे घंटे तक ये पूरा बवाल यहाँ चलता रहा। बाद में प्रशासन के लोगों ने उन्हें किसी तरह से खदेड़ करके यहाँ से भगाया है और फिर एक FIR की गई है। जब 4 लोगों को जैसे बताया जा रहा है कि बिन टोलिया
जो रतनपुरा नदी किनारे जो गांव है वहां से लोगों को पकड़ा गया था शराब बेचने के आरोप में। उन 4 लोगों को छुड़ाने के लिए लोग 150 लोग यहां पहुंच गए थे और यहां जमकर तोड़फोड़ की गई है और अब FIR दर्ज कराई गई है। जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है और प्रशासन ने दावा किया है कि जल्दी तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिन्होंने उत्पाद के बैरक पर हंगामा किया है, तोड़फोड़ किया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और बड़ी खबर राजधानी पटना से बता दी, जहां बिहार पुलिस के जवानों की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की बात सामने आई है। BSP यानी कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 2 जवान शशि भूषण सिंह और पंकज कुमार को सोना लूटकांड के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल छपरा में पिछले 5 सितंबर को बरेली के कारोबारी से 60 लाख के जेवर और 5 लाख नगद लूटे गए थे। मामले में छपरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए BSP के कांस्टेबल शशि भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बाद में शशि भूषण की निशानदेही पर पंकज को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ ही आरा में छापेमारी कर लूट का सोना भी बरामद किया गया है। दरअसल छपरा में करीब 15 दिन पहले सोना लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। शशि भूषण सिंह 8 सालों तक बिहार STF में भी कार्यरत रहे। शशि भूषण को उठाए जाने के बाद परिजनों ने उसके अपहरण की बातचीत कही थी। सशस्त्र पुलिस 5 के जवान शशि भूषण सिंह के अपहरण की अफवाह शनिवार को उड़ी थी और इस अफवाह से न केवल उनके परिजन परेशान रहे बल्कि पटना पुलिस के आला अधिकारी भी परेशान रहे। और यही वो BSAP 5 का मुख्यालय है जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां लाइनमैन के मुंशी के तौर पर फिलहाल शशि भूषण सिंह काम कर रहा था और इसके पहले भी वो 7-8 साल तक बिहार STF में रहा था। लेकिन शनिवार की जिस अपहरण की अफवाह ने सबों को परेशान किया, रात तक एक बड़ा खुलासा ये हो गया कि शशि भूषण सिंह रक्षक नहीं भक्षक है। वह बिहार स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF में भी रहा है और वह लुटेरा गैंग का सरगना है। उसके साथ उसका एक साथी पंकज सिंह जिसकी गिरफ्तारी हुई है शशि भूषण सिंह के साथ, उसने 5 सितंबर को छपरा में भगवान बाजार के पास यूपी के बरेली के एक स्वर्ण आभूषण कारोबारी से 60 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए, 5 लाख रुपए कैश लूट लिए और पुलिस की वर्दी में ही और पुलिस की गाड़ी से ही वह भगवान बाजार पहुंचा था और वहां पर उसने लूटकांड को अंजाम दिया। लेकिन आखिरकार सच्चाई जो है वो पकड़ी गई और CCTV फुटेज में और कारोबारी ने यह बयान दिया था कि जिन लुटेरों ने उसे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया वो पुलिस की वर्दी में थे। एक लंबे अरसे के बाद फिर से खाकी पर सवाल उठा है। पहले भी इस तरह की आपराधिक घटनाएं हुई थी लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय के सख्त रवैये के बाद पुलिसकर्मियों पर अंकुश लगाया जा सका था। लेकिन एक बार फिर से चौंकाने वाला खुलासा, आरा का रहने वाला शशि भूषण सिंह, उसको छपरा पुलिस कल उठाकर ले गई महुआ बाग इलाके से, जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5 का ये मुख्यालय है, इसके ठीक बगल में महुआ बाग इलाका पड़ता है और उसको गिरफ्तार कर छपरा पुलिस ले गई थी। देर रात तक भोजपुर में छापेमारी हुई और लूट का सोना भी बरामद किया गया है। छपरा पुलिस आज इस पूरे मामले में खुलासा करेगी और निश्चित तौर पर एक बार फिर से बिहार में खाकी बदनाम हुई है। इन चंद पुलिसकर्मियों की करतूत के कारण सवाल उठ जाता है और ऐसे में पुलिस महकमा जो है वो सवालों के घेरे में आ जाता है। बहरहाल इस पूरे मामले के खुलासे के बाद देखना होगा आज छपरा पुलिस क्या कुछ जो वास्तविकता वो सामने लाती है। लेकिन इस घटना ने बिहार की खाकी को एक बार फिर से बदनाम कर दिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 BMP 5 पटना। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छपरा के जलालपुर में छात्र की चाकू मारकर हत्या के मामले में 5 आरोपी पुलिस की पकड़ से अब भी बाहर हैं, जिससे परिजनों में पुलिस के प्रति नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। मृत छात्र का नाम आदित्य कुमार था, जो भटकेसरी गांव के टुनटुन तिवारी का पुत्र था। छात्र की जलालपुर हाई स्कूल के मैदान में 21 सितंबर को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के 7 लड़कों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने के लिए पहले ही प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन लोगों ने एक वीडियो डाल रखा था जिसमें किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की बात कही गई थी। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आदित्य के माता-पिता आरोपियों की फांसी की मांग कर रहे हैं। घटना को लेकर गांव के लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश व्यक्त है। उसकी सहायता करने के बजाय जितने भी शिक्षक थे वो सब ताला बंद करके भाग गए, जबकि उनका कर्तव्य ये होता है कि पहले उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। ये घटना जो कारित हुई थी, जैसा अभी तक प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है, जो 10th क्लास के बच्चे थे उनमें आपसी विवाद हुआ था और स्कूल कैंपस में
ये घटना कारित हुई थी परसों। उसके बाद जो है जिन लड़कों के बीच में हुई थी और जिन्होंने चाकू मारा था, 2 गिरफ्तारियां इसमें हो गई है, प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, कई अन्य लोगों का भी नाम इसमें दिया गया है, उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं और इसमें परोक्ष तौर पर या अपरोक्ष तौर पर किसी भी की भी संलिप्तता होगी तो उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और देखिए, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद भी ट्रिपल तलाक की कुप्रथा बदस्तूर जारी है। नया मामला रोहतास में डिहरी के ईदगाह मोहल्ले का है, जहां शादी के महज 6 महीने में ही दहेज के लालची ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद अब पीड़िता और उसका परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। 9 मार्च 2022 को सनोवर की शादी औरंगाबाद में बारून के शेख बिगहा में अली उर्फ मोनू से हुई थी। शादी में लड़की के पिता ने 5 लाख रुपए कैश के साथ ही अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर दहेज का सामान भी दिया था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज के लालची अली ने बोलेरो खरीदने के लिए 10 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी और नहीं देने पर सनोवर के साथ मारपीट, प्रताड़ना और भूखे रखना तक शुरू कर दिया और 3 तलाक की धमकी देने लगा। तंग आकर सनोवर 20 सितंबर को अपने मायके आ गई, लेकिन 21 सितंबर को उसके पति ने मायके में आकर उसे 3 तलाक दे दिया। पुलिस भी इस मामले में केस दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। शादी के 1 महीने बाद मेरा पति बोलेरो का डिमांड किया, 10 लाख रुपया दो, हमको बोलेरो लेना है। हम बोले मेरे पिता 5 लाख रुपया नगद, फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, सब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बर्तन, जेवर, गहना सब कुछ दिया। अब 10 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? उनका सब पैसा खर्च हो चुका है। बोलता है हमको बोलेरो चाहिए, नहीं तो हम तुमको तलाक देते हैं। 3 बार तलाक देता है, तलाक 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 बोलकर चला जाता है। हमको इंसाफ चाहिए। यहाँ तक मेरे सामने उसने 3 तलाक दे दिया और हमेशा 10 लाख की डिमांड होती थी कि 10 लाख रुपया दो, 10 लाख रुपया दो। शादी में हमने 15 लाख रुपया खर्च करके शादी की और इससे ज़्यादा क्या करते हैं? एक छोटा सा दुकान चलाने वाले के पास में और क्या औकात है? थाने में हमने आवेदन दे दिया है, अभी तक FIR नहीं हुआ। और 3 दिन पहले एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया था। 15 राज्यों में पीएफआई की 93 ठिकानों पर रेड मारी गई थी और इस ऑपरेशन के बाद पीएफआई के बड़े नेटवर्क और उसकी फंडिंग का खुलासा हुआ। साथ ही सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि जुलाई में पटना दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी पीएफआई के निशाने पर थे। पीएफआई की बड़ी प्लानिंग डिकोड। पीएम मोदी थे पीएफआई के निशाने पर। ये तस्वीरें इसी साल 12 जुलाई की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी स्मृति चिन्ह का अनावरण करने पहली बार बिहार विधानसभा परिसर पहुंचकर इतिहास रच रहे थे, तो दूसरी तरफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने साजिश की पूरी स्क्रिप्ट तैयार रखी थी। ये दावा प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच के बाद किया है। खास तौर पर इस मामले में ये भी जांचा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार के पटना में जिस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी थी, उस वक्त में पीएफआई संस्था के द्वारा किस तरह से एक बड़े साजिश को अंजाम देना था, इन तमाम मामलों पर पूछताछ की जा रही है। और खास तौर पर इस मामले पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इस मामले में एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन तमाम तीनों जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि पीएफआई संस्था की फंडिंग कैसे होती थी, किस तरह से फंड जुटाते थे। पीएफआई को लेकर ईडी ने और भी कई बड़े खुलासे किए हैं। खुलासा ये कि पीएम मोदी के पटना दौरे के दौरान हमले की प्लानिंग थी। पीएम मोदी पर हमले के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाई गई थी। नापाक साजिश के लिए पीएफआई के अकाउंट में 120 करोड़ की बड़ी राशि की फंडिंग भी की गई थी, जिसमें विदेशों से भी फंडिंग शामिल थी। पीएफआई के अकाउंट में जो पैसे आए थे उसमें ज्यादातर कैश में जमा किए गए थे। इतना ही नहीं, जो फंडिंग की गई थी उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों और गैर कानूनी कामों में भी किया गया था। 2020 के दिल्ली दंगों के साथ साथ हाथरस में भी दंगा फैलाने में पैसे का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मकसद था देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालना। 12 जुलाई को पीएम के पटना दौरे के दौरान पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ के कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था।
संदिग्धों के पास से 7 पन्नों का एक दस्तावेज बरामद हुआ था, जिसके कवर पेज पर 2047 लिखा हुआ था। आतंकियों ने 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मिशन तय कर रखा था। पूरे मामले का लिंक PF-5 से जुड़ा, जिसके बाद NIA ने बिहार में छापेमारी की थी। सुरक्षा मामलों के जानकारों की राय है कि PF-5 पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जल्दी मैं उम्मीद करता हूं कि PF-5 को किसी भी हालत में अब मौका न मिले भारत के अंदर अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए, और इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना आज की जरूरत है। दरअसल गुरुवार आधी रात को NIA ने देश के 15 राज्यों से PF-5 के 106 वर्कर्स को अरेस्ट किया था। इस पूरे ऑपरेशन में NIA और ED के 5 अफसर शामिल थे। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। करते हुए